Hello students, I welcome once again on this Gyan Ganit channel. Today I am before you to revise the CAT syllabus, and the CAT is in this month only. So students, I am before you with some new questions. सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा. Each face of a cubical die is numbered with a distinct number from among the first 6 odd numbers, such that the sum of two opposite faces is 12. If 10 such dice are thrown, then find the probability that the sum of the scores is 55. Let me explain the question. There are 6. Each face of a cubical die is numbered with a distinct number, means there is a six faced die, and this dice has distinct 6 odd numbers on the faces. तो डाइस के फेस पे आप जानते हो गाइस 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, पर ये डाइस ऐसी नहीं है. यहाँ पर नंबर है फर्स्ट 6 ऑड नंबर, यानी यहाँ पर कैसे नंबर है 1 3 5 7 9 11, इनमें से नंबर हैं डाइस के ऊपर. क्वेश्चन ये, 10 सच डाइस आर थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द स्कोर्स इज 55. सारे स्कोर्स का सम मुझे 55 चाहिए गाइस. इसका मतलब ये हुआ कि मैं 10 टाइम्स जब टॉस करूँगा तो पहली बार मुझे ऑड नंबर मिलेगा, दूसरी बार भी मुझे ऑड नंबर मिलेगा. जब सारे ही नंबर ऑड है तो मुझे हर बार ऑड नंबर मिलेगा. तो ये ऑड 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 कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आएगा. इज दैट क्लियर? ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन. अगेन ऑड प्लस ऑड 10 टाइम्स है, तो ये दो के पेयरिंग करता जाता हूँ तो ये भी मुझे इवन मिलेगा. और ऐसे करते करते ये मुझे 5 बार इवन नंबर मिलेगा. और सारे इवन नंबर का सम करूँगा तो क्या आएगा गाइज? इवन नंबर ही तो आएगा. यानी फाइनल आंसर मेरा टोटल इवन नंबर होगा. और मुझे क्या लाना है 55. ये कभी हो ही नहीं सकता, ये तो ऑड नंबर है. माय आंसर इज नन, प्रोबेबिलिटी इज 0. इज दैट क्लियर? कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि ऐसा हो जाए. सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ 1 2 3 डैश 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 अप टू 2n+1 नंबर्स सच दैट दे आर इन AP इज 441, देन फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n. अब सबसे पहले तो 3 नंबर सेलेक्ट करना है. किन में से? 1 2 3 4 डैश 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 2n+1. इनमें से कोई 3 नंबर सेलेक्ट करना है. और क्वेश्चन में बोला है कि वो इस तरह से सेलेक्ट करना है कि वो AP बन जाए. और ऐसे केसेस आ रहे हैं 441. तो पहले अपन कितने केस होंगे यदि अपन इस तरह से सोचें, अपन ट्राई करते हैं इसको समझने का. मुझे एक चीज़ बताइए कि इनमें से कोई भी मैं 2 नंबर लूँ तो क्या मैं AP बना सकता हूँ क्या? जैसे एक 1 लिया और एक 4 लिया, तो क्या कोई बीच में नंबर आएगा जो AP में हो? यदि ये दोनों के बीच में एक नंबर है और AP में है तो ये इन दोनों के सम का आधा होगा. 4 + 1 5 का आधा 2.5. तो ये तो पॉसिबल नहीं कि एक नंबर आप ऑड ले लो एक इवन ले लो. अच्छा, दोनों ऑड लेके AP बना सकते हैं क्या? जैसे 1 और 5, ये 2 नंबर लिए मैंने, तो 5 और 1 6 का आधा 3, बिल्कुल सही है, बन जाएगी AP. 1 3 5. 1 और 7 लोगे तो 7 और 1 8 का आधा 4, AP बन जाएगी. इसका मतलब दोनों नंबर ऑड ले लेंगे तो AP तो बन ही जाएगी. तीसरा तो इंसर्ट हो ही जाएगा अपने आप. अच्छा, दोनों इवन लेंगे तो जैसे 1 2 लिया और 1 6 लिया, तो 6 और 2 8 का आधा 4, 2 4 6 बन गई ना AP. इस तरह से AP बन जाएगी. तो कुल मिलाकर के ये तो पता करें कि इस पूरी सीरीज में कितने नंबर ऑड हैं और कितने नंबर इवन हैं, है ना? पता करते हैं. जैसे एक छोटी सीरीज लेके देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 और 7. कितने ऑड हैं इसमें? 1 3 5 7, 4 नंबर ऑड है. और इवन कितना है? 2 4 6, 3 नंबर इवन है. इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ लिखा है उससे एक ज़्यादा करके आधा कर दो तो उतने ऑड नंबर आएंगे, और उससे एक कम इवन होगा. या तो इसको ऐसे समझ लो, या इस 7 को भी ऐसा लिखो 2n+1 टाइप से. तो इस 7 को मैं 7 नहीं लिख के मैं लिख रहा हूँ 2 × 3+1, चलेगा? तो जितना यहाँ लिखा है उतने इवन आ रहे हैं. देखो आप, 2 4 6, जो यहाँ लिखा उतने इवन आ रहे हैं, और ऑड उससे एक ज़्यादा आ रहा है, बस. इज दैट क्लियर? तो अपनी इस स्टोरी में कितने इवन नंबर आएंगे? n. कितने ऑड नंबर आएंगे? n+1, एक ज़्यादा.
इवन से एक ज़्यादा ऑड। इज दैट क्लियर? अब जो इवन नंबर आएंगे उनमें से कोई दो सेलेक्ट करूंगा तो AP बन जाएगी। वो कितने तरह से कर सकता हूं मैं, NC2। और ये n+1 मेरे ऑड नंबर हैं, तो इनको मैं कितने तरह से कर सकता हूँ, n+1C2। तो ये दोनों का जो सम है, ये क्वेश्चन में दिया 441 तरह से APs बन रही मेरी। यस नो? इसको सिंप्लीफाई करके मैं n का वैल्यू निकालूंगा। NC2 यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं, NC2 प्लस n+1C2 इक्वल टू 441। इसको ऐसा लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1/2 प्लस n+1 और एक कम करूँगा तो n/2 इज इक्वल टू 441। तो मेरा LCM 2 आ रहा है, तो ये अंदर इंटू कर लो, तो n² माइनस n प्लस n इंटू n² प्लस n से n कैंसल, तो 2n² डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा कैंसल होगा, तो मेरा आ जाएगा n²। और ये जो मेरा n² है किसके इक्वल दिया है, 441 के। किसका स्क्वायर होता है 441? 21 का। तो n मेरा आ गया 21, है ना। कई बार ह्यूमन नेचर का भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं एग्जाम में। एकदम आदमी खुश हो जाता है मैंने n निकाल लिया, और वो टिक लगा देता है 21 पे। एक ऑप्शन भी है 21, बट उन्होंने पूछा ये नहीं है कि वो नंबर कितनी APs, ये n कितना ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। n के डिवाइजर का सम चाहिए। तो n के डिवाइजर कौन कौन, 21 के डिवाइजर एक तो 1 है, एक 3 है, एक 7 है, एक को 21 है। तो सम करो 21, 21 प्लस 7 28 प्लस 3 31 प्लस 1 32। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया आंसर निकालने का एक मेथड, है ना। और भी कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग कम दिमाग लगाते हैं, काम भी हो जाता है उनका। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे ने क्या करा कि 1 2 3 4 5 बस यहाँ तक लिखा, ऑड नंबर तक जा रही सीरीज, हो तो दिख ही रहा है 2n+1 है। 5 को भी उसने ऐसा लिखा 2 इंटू 2 प्लस 1। अब उसने AP बनाई। AP एक तो ये बनेगी 1 2 3 2 3 4 3 4 5 बस। और ये तो 1 का कॉमन डिफरेंस, 2 का कॉमन डिफरेंस लेते हैं तो 1 3 5 बस, एक यही बनेगी। तो 1 2 3 4 कितनी AP बनी, 4 AP बनी। फिर उसने एक और एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5 6 7 7 को उसने लिखा 2 इंटू 3 प्लस 1, ये भी 7 ही है ना। फिर उसने AP बनाई तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 देन 5 6 7, ये 7 है ना लास्ट नंबर, ये 7 ही तो है। नो, ये तो 1 कॉमन डिफरेंस वाली AP बन गई। अब 2 वाली बनाएंगे तो 1 3 5 2 4 6 3 5 7, ये 2 कॉमन डिफरेंस वाली हो गई। अब 3 वाली बनाते हैं 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7। 2 ले ही नहीं सकते, 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, तो 8 तक तो जा ही नहीं रही सीरीज। तो ये कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इज दैट क्लियर? कई बच्चे शार्प होते हैं, हम भी बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिखाते ही हैं, है ना। एक बच्चे ने इस अप्रोच को, ठीक है अप्रोच भी अच्छा है, उसने बोला सर यहाँ 2 है तो ये 2 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ, तो जब यहाँ 3 है तो ये 3 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर। और क्वेश्चन देने वाले ने बोला है कि 441 है, तो वो किसका स्क्वायर है, 21 का। इसका मतलब इसे n की जगह क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। आ गया ना n, और इसके डिवाइजर का सम तो अपन कर ही चुके हैं, 32 इज माई आंसर। तो गाइस, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइंड को शार्प तो रखना पड़ेगा, 10 तरह से आपको चीज़ें सोचना पड़ेगी। ये कोई स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि आप बिल्कुल वैसे ही लिख करके और पिछले 5-10 सालों के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करके 90+% लेके आते थे और खुश होकर के मिठाइयाँ बांट देते थे। मिठाई अब भी बटेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इन द गिवन फिगर ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट B, AD इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये एंगल A का बाइसेक्टर है AD, ओके। ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड AD, ये लेंथ निकालना है। इफ AC इक्वल टू 17, A से C का लेंथ है 17, ठीक है। एंड BC इक्वल टू 8, B से C का जो लेंथ है वो 8 दे रखा है, ये 17 दे रखा है। ये पाइथागोरस से 90 डिग्री, तो ये काम तो तुरंत कर लिया करो। ये 17 और ये 8 है तो ये 15 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट तो याद ही रखो, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे तो 225, इसका रूट करेंगे तो 15। तो पाइथागोरस से ये तो पता चल ही गया। तो फाइंड क्या करना, BC इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 8 तो लिख ही दिया मैंने। फाइंड AD, ये लेंथ निकालना है, ओके। कैसे करें,
अब यहाँ पर कई लोग वो सिमिलर ट्रायंगल के फंडे लगाने लगते हैं, है ना। ये बाइसेक्टर का मतलब यदि मैं इस एंगल को x मान लूँ तो ये एंगल भी मेरा x हो जाएगा, और ये पूरा एंगल एक लाइन पे 180 होता है, तो ये बचा हुआ मेरा 180 माइनस 2x हो जाएगा, है ना। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग अप्रोच है इसका क्वेश्चन का, और इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का भी इन्वॉल्वमेंट है। देखिएगा आप कैसे करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि cos 180 माइनस 2x, cos 180 माइनस 2x, अब ये एंगल में ये वाला ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो जाएगा, बेस ये लाइन हो जाएगी, तो इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरा हो जाएगा 15 अपॉन 17, है ना। और ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो 180 माइनस 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो इसमें cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस cos 2x इज इक्वल टू 15/17, है ना। थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पता होने चाहिए। अब cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 15/17, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, उल्टा हो जाएगा, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू 15/17, तो 1 माइनस 15/17 मेरा बनेगा 2 cos स्क्वायर x गाइस। इसी को मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 17 1 जा 17 माइनस 15, 2/17 इक्वल टू मेरा बनेगा 2 cos स्क्वायर x, तो 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया गाइस। इज दैट क्लियर। तो cos स्क्वायर x मेरा बना 1/17, तो cos x इक्वल टू मेरा बनेगा 1/√70, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, है ना। चलिए अब x जो एंगल है, इस एंगल को देख के आपको क्या लग रहा है, ये दोनों इक्वल एंगल है और ये 180 माइनस 2x है ना। तो cos x मतलब होता क्या है, यदि अपन इसके अंदर cos x की बात करूं तो ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो ये मेरा पॉजिटिव ही आएगा, दिस अपॉन दिस, है ना। तो ये नेगेटिव तो छोड़ ही दो आप, cos x का वैल्यू आ गया मेरा 1/√17। इज दैट क्लियर। चलिए ये मेरा cos x हो गया। अब cos x का एक वैल्यू और मैं आपको बता रहा हूँ इस वाले ट्रेंगल में, कौन से ट्रेंगल में, ADB में, ट्रेंगल ADB। अगेन इसमें cos x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यदि मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो बेस मेरा 15 और हाइपोटेन्यूज मेरा AD है, 15 अपॉन AD हो गया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, ये भी cos x के इक्वल है, ये भी cos x के इक्वल है, तो कहना इसे 15 अपॉन AD इक्वल टू 1/√17, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AD इक्वल टू 15√17 इज माई आंसर। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, then what is the probability that the product of 3 numbers is divisible by 24। 3 कंसेक्यूटिव नंबर सेलेक्ट करें अपन 1 से 100 तक, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 24। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि कितने तरह से अपन 3 कंसेक्यूटिव नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर हो तो। एक तो ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, कहाँ तक जा सकते हैं, 98 99 और 100, तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ वेज हो गए 98, 1 2 3 4, है ना। तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया डिनोमिनेटर के अंदर आएगा 98। बस अब ये कितने फेवरेबल केस है ये काउंट करना है, तो या तो आंसर नन है या फिर अपोन में जो 98 है वो वाला है ना, ये तो नहीं हो सकता, पक्का हो गया। यहाँ तो अपोन में 100 आ रहा है। एनीवे अपन और करते हैं भी अपन। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 24। आपको ऐसे नंबर चूज करना है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 24 से। ये लेना है कि 1 2 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 1 जा 6, ये तो नहीं है 24 से डिविजिबल। 2 3 4 लेना है कि 2 3 जा 6 4 जा 24, यस ये डिविजिबल है 24 से। तो एक तो आएगा 2 3 4, 3 4 5, 3 4 जा 12 5 जा 60, नहीं ये भी नहीं है, 4 5 जा
26 जा 120, तो ये आएगा 4 5 6। फिर अगला नंबर 5 6 से 7 लेना है क्या? 5 6 जा 30, 7 जा 210, 24 से डिविजिबल नहीं होता है। 6 7 8, 6 8 जा 48 इंटू 7, तो दिख ही रहा 48 ही 24 से डिविजिबल है। 6 7 8, कुछ समझ आया? एक एक छोड़ के आ रहे हैं, यानी 2 3 4, फिर यहाँ 3 नहीं आ रहा, 4 6, तो 8 10 12 ऐसे आते जाएंगे। और लास्ट में कौन आएगा? ये 98, यानी सारे इवन ही आ रहे हैं यहाँ स्टार्टिंग में, ऑड वाले नहीं आ रहे। 98 99 100। इज दैट क्लियर गाइस? तो कितने हो जाएंगे? 1 से 98 तक थे और ऑल्टरनेट आ रहे थे एक एक छोड़ के, तो 49 केसेस तो ये हो गए। इज दैट क्लियर? यदि इसके अलावा कोई केस नहीं होता तो आंसर हो जाता 49/98 यानी 1/2, तो फिर नन हो जाता। अभी पक्के से नहीं बोल सकता मैं, हो सकता और भी केसेस हो, अपन ट्राई करके देखते हैं, है ना। 2 3 4 4। अब ये इवन वाले से स्टार्ट वाले तो सारे ले लिए, अब ऑड वालों को एक बार और अच्छे से चेक कर लो। 1 2 3 तो ये नहीं आ रहा था। 3 5 7 ये भी नहीं आएगा। 3 5 जा 15, 7 जा नहीं, 105 24 से डिविजिबल नहीं है। 1 3 5 7 5 6 7 सॉरी 3 4 5, यहाँ भी मैंने गलत करा। जैसे 5 4 जा 23 जा 60, है ना, ये भी नहीं है 24 से डिविजिबल। 5 6 7 5 6 जा 37 जा नहीं है। 7 8 9, तो 7 8 9 में 8 9 जा 72 होता है, तो ये 24 से डिविजिबल है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि 24 बेसिकली होता है 8 इंटू 3, और हर 3 कंजिक्यूटिव नंबर में पक्के से एक नंबर 3 का मल्टीपल होता है। कहीं भी देख लो आप, 2 3 4 ये 3 का मल्टीपल है, 4 5 6 ये 3 का मल्टीपल है। तीनों में से कोई एक तो आना ही है ना, हर 2 को छोड़ के 3 का मल्टीपल आते हैं, तो कोई तो एक आना है। ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब कोई से भी 3 में लेऊंगा तो 3 का मल्टीपल पक्के से आएगा, और यदि उसमें 8 या 8 का मल्टीपल आ गया तो अपना काम बन जाएगा। इसका मतलब मुझे ऐसे नंबर भी लेना है जिसमें बीच कोई भी एक नंबर 8 का मल्टीपल हो। अब स्टार्ट वाला तो हो नहीं सकता, स्टार्ट में तो अपन ऑड नंबर ले रहे हैं, तो अपने को 8 का मल्टीपल बीच में लेना है, यही लेना पड़ेगा और क्या, है ना। और यदि आप ऑड नंबर से स्टार्ट करोगे तो लास्ट वाला भी ऑड आएगा, तो मतलब जो भी नंबर है वो बीच में ही आएगा 8 का मल्टीपल। अब 8 के मल्टीपल में कितने तरह से ले सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक तो 7 8 9, अब यहाँ 16 में लेता हूँ तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 17 आएगा। यहाँ 24 लेता हूँ तो यहाँ 23 आएगा, और यहाँ पे 25 आएगा। और ऐसे करते करते मैं 96 से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा अगला तो फिर 90 100 तक तो मेरा जा ही रहा है टोटल सीरीज। तो ये 8 16 24 12 8 जहाँ 96 होता है, यानी कि 12 टाइम्स ही ऐसे नंबर आएंगे, तो 12 केसेस मेरे ऐसे और बनेंगे जिसमें नंबर का प्रोडक्ट 24 से डिविजिबल होगा। यहाँ भी प्रोडक्ट 24 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 इसके अंदर है और 3 किसी एक नंबर में मिल ही जाएगा। तो 12 केसेस तो ये हो गए, और उधर कितने आए थे मेरे? 49 केसेस ये वाले आए थे, इवन से स्टार्टिंग वाले। तो 49 प्लस 12, 49 प्लस 12 61 डिवाइडेड बाय 98, टोटल केसेस 98 थे, तो माय आंसर इज 61/98, दिस वन। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखते जाइएगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते जाइएगा, है ना। ओ माय गॉड, परसेंटेज देख के डर लगता है। नहीं यार, ठीक है, ऐसा टफ भी नहीं लग रहा। 2 bags of equal volume contain rice mixed with gravel. In the first bag there is twice as much rice as gravel. In the second there is 3 times as much gravel as rice. The 2 bags are mixed in the ratio 3:2. 1 kg of rice is mixed with 1 kg of this mixture. Find the percentage of gravel in the final mixture. ठीक है,
क्वेश्चन को समझने का ट्राई करता हूँ। 2 बैग हैं और वो इक्वल वॉल्यूम वाले हैं, ठीक है भाई। राइस और ग्रेवल का मिक्सचर है। इन द फर्स्ट बैग देयर इज ट्वाइस एज मच राइस एज ग्रेवल। तो राइस और ग्रेवल का जो रेशो है वो 2:1 है यहाँ पर। इन द सेकंड देयर इज 3 times एज मच ग्रेवल एज राइस। अच्छा, ग्रेवल ज़्यादा है यहाँ 3 times, तो 1:3 का रेशो हुआ है यहाँ पर, ठीक है भाई। द 2 बैग्स आर मिक्सड इन द रेशो 3:2। ओके, इन दोनों बैग को मिक्स करके एक नया बैग में डाल दिया सारा सामान। अच्छा, इनको मिलाया किस रेशो में? 3:2 के रेशो में, यानी 3 kg हमने यदि इधर से लिया तो 2 kg हमने इधर से लिया। इज दैट क्लियर? चलो अभी अपन इतना एनालिसिस तो करें, बाकी चीज़ें बाद में सोचेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ये मैं एक लाइन खींच देता हूँ, बाद में मिला तो देंगे अपन। अब यदि ये 3 kg माल में इसमें से निकालता हूँ जिसमें राइस ग्रेवल का रेशियो 2:1 है, तो राइस कितने आएंगे? 2:1 में 3 को डिवाइड करें तो 2 kg, ये 1 kg है। तो बड़े आसानी से समझ आ गया कि राइस तो 2 kg होगा, ग्रेवल 1 kg होगा। और यदि ये 2 kg में इधर से निकालता हूँ, इधर का माल 2 kg, तो इसमें 1:3 के रेशो में 2 kg को डिवाइड करो तो 2 × 1/4 रेशो का टोटल, ये मेरा 2 × 2 = 4, 1/2 राइस हो जाएगा, यानी 0.5 मेरा राइस हो जाएगा। और ग्रेवल बचा कुचा हो ही जाएगा, तो ये आपका 1.5 हो जाएगा। 2 किलो में से आधा किलो ये है। इज दैट क्लियर? अब अपन इन दोनों को मिला तो रही है, तो पूरा एक ही चीज़ लिख देते हैं ना। तो पूरा राइस कितना हो गया? 2 किलो तो ये और आधा किलो ये, तो टोटल राइस हो गया मेरा 2.5 किलो इस मिक्सचर में। तो ग्रेवल भी 2.5 किलो हो जाएगा, 1.5 और 1, और टोटल मिक्सचर मेरा 5 किलो है। यस नो? मतलब 5 किलो में आधा राइस और आधा ग्रेवल है। और उन्होंने क्या बोला? 1 kg ऑफ राइस इज मिक्सड विद 1 kg ऑफ दिस मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में से अपन ने 1 kg माल निकाला। यदि 1 kg में निकालूंगा तो आधा राइस आएगा, आधा ग्रेवल आएगा। तो राइस आएगा 0.5 kg और ग्रेवल इसमें आएगा 0.5 kg। आधा आधा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि ये 2.5 दोनों 5 में भी आधा आधा है, तो उसमें से 1 किलो निकालोगे तो भी आधा आधा ही आना है। यस नो? अब इसमें इन्होंने क्या मिलाया? 1 kg में 1 kg ऑफ दिस मिक्सचर, 1 kg ऑफ राइस इज मिक्सड विद 1 kg ऑफ दिस मिक्सचर। अब इसमें 1 kg राइस मिलाया, तो राइस 1 kg इसमें मिला दूंगा, तो उसमें परसेंटेज किसका पूछा? ग्रेवल का कि राइस का? परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, ठीक है। तो ग्रेवल कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कितना हो गया? ये 1.1 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो ये फाइनली 2 हो गया। ये 0.5/2 इंटू 100, यही हुआ ना परसेंटेज। तो 0.5 का तो ये 4 गुना होता, 1/4 ऑफ 100। 25% इज माई आंसर गाइस, दिस वन। क्लियर? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, और डरिएगा भी नहीं कि परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन है ना, सबका अलग अलग है। कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं तो उनको मैथ्स बैकग्राउंड वाली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उनसे बहुत डर लगता है, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री। और जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं शायद उनको ये कंफर्टेबल नहीं लगता होगा, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन देख के कभी नहीं डरना। टॉपिक इजी लगता हो, क्वेश्चन टफ हो सकता है। टॉपिक टफ लगता हो, उसका क्वेश्चन इजी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन कईयों को टफ लगता है, ये देखते हैं कैसा है क्वेश्चन इसका। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 231। ऑल डायमेंशंस आर इंटीजर्स। फाइंड द मिनिमम सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ द क्यूबॉइड। एजेस होती कितनी है क्यूबॉइड में? 12। 4 नीचे वाली, 4 ऊपर वाली और 4 अलोंग द साइड्स। एजेज इनको बोलते हैं। दिस इज एज। तो ये 4 नीचे वाली, 4 ऊपर वाली, 8, और ये बाजू वाली 4 अलोंग द साइड्स। इज दैट क्लियर? तो वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मेरा 231 है। तो पहले अपन 231 के फैक्टर करके देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। 231 किससे डिविजिबल है? 2 और 1 3, 3 का डिफरेंस 0, 11 से है डिविजिबल। पहले 3 से ही कर लो, सबसे छोटा नंबर। 3 7 जा 21, 2 1, 3 7 जा। अब 7 से कर लो 11, ठीक है ना? वैसे दिख रहा 3 × 7 × 11।
तो मेरा एक पॉसिबिलिटी ये बन गई 3 इंटू 7 इंटू 11 इक्वल टू 231। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1 इंटू 1 इंटू 231 इक्वल टू 231, ये भी तो होता। या ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, 3 7 जा 21, तो 1 इंटू 21 इंटू 11, ये भी तो 231 होगा। और क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 77 इंटू 3, ये भी 231 होगा। तो बहुत सारे तरीके होंगे लिखने के। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हमें क्या चाहिए, मिनिमम सम ऑफ एजेस। एजेस का सम का फार्मूला होता है 4 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। सम ऑफ एजेस पूछा है, तो अब अपन चेक करके देखते हैं यहाँ पर सम कितना आएगा एजेस का। यदि मैं ये लेता हूँ तो कुल मिला के तीनों का सम करके 4 गुना करना है, तो 11 प्लस 3 14 प्लस 7 11 प्लस 7 18 प्लस 3 21 का 4 टाइम्स करूँ तो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। इज दैट क्लियर। चलिए और केसेस लेके देखता हूँ। 84 तो इस केस में आ रहा है। यदि मैं ये केस लेता हूँ तो 231 प्लस 1 प्लस 1 233 का 4 टाइम्स है तो और भी ज़्यादा आएगा। ये केस लेता हूँ तो 11 प्लस 21 33 का 4 टाइम्स, ये भी ज़्यादा आएगा, इससे तो ज़्यादा ही आएगा। ये केस लेता हूँ तो 3 प्लस 1 4 प्लस 77 81 का 4 टाइम्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे कम नहीं आ सकता। आप चाहें तो और भी केसेस लेके देख लें। दिस इज माई आंसर। सम ऑफ एजेस मिनिमम इतना ही हो सकता है, 84। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी में करना चाहिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3 पाइप्स हुज डायमीटर्स आर 1 इंटीजर 2/3 2 इंच running together to fill a tank, when the smallest alone can fill it in 70 minutes? The amount of water flowing in pipe is proportional to square of diameter. तीन पाइप हैं और तीनों के वो डायमीटर्स दे रखे हैं। डायमीटर समझते हैं ना ये, तो जिसका डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उसका जो एरिया ऑफ सर्कल है वो भी ज़्यादा होगा, तो उसमें पानी भी ज़्यादा आएगा, पानी का फ्लो ज़्यादा रहेगा उसके अंदर। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो सबसे छोटा वाला है वो 70 मिनट्स में भर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मैं डायमीटर लिख लेता हूँ, है कितने कितने, 1 इंटीजर 2/3 और 2, और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 एंड 2। और क्वेश्चन में दिया कि अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर, मतलब कितना पानी भरेगा वो काय पे डिपेंड करता है, डायमीटर के स्क्वायर पे। 125/9 और 4 है ना। तो ये मतलब जो पानी का फ्लो है उसका रेट इस पे डिपेंड करेगा डायमीटर के स्क्वायर पे। तो इसका मतलब ये मेरा रेट के रेशो हो गए 1:25/9:4। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 9 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो तो 9 25 36, ये मेरा रेट के रेशो आ गए। तो मेरे टाइम के रेशो निकल जाएंगे 25 इंटू 36, इसको छुपा दो तो ये टाइम के रेशो ऐसे निकालते हैं। इसको छुपा दो तो 9 इंटू 36, इसको छुपा दो तो 9 इंटू 25 225। यस नो। तो टाइम का रेशो पता चल गया। और ये सबसे छोटे वाले को टाइम लगता 70 मिनट, यानी कि ये जो है ये सबसे छोटे वाले का है ना, ए पाइप बी पाइप सी पाइप। तो ये सबसे छोटे वाले का जो अमाउंट है वो 70 है, तो ये 70 है, तो ये कितना, तो ये कितना, फिर तीनों के टाइम आ जाएंगे। तीनों के टाइम आ जाएंगे तो फिर वही सिस्टमेटिक RTW मेथड लगा के आंसर आ जाएगा। पर मुझे लग रहा है थोड़ा लेंदी हो रहा है। हाँ ठीक है, अपन इस मेथड को यूज़ करते आ रहे हैं और ये बात तो IIMs के पेपर सेटर तक कहीं से कहीं तक पहुंच गई होगी कि लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, है ना। RTW उनको भी पता है, ये चीज़ पहुंच के आ गई, उनको भी पता है ये चीज़ कि लोग इस तरह से करते हैं, RTW मेथड लगा के फटाफट कर लेते हैं। शायद इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि बच्चों को वही चीज़ की आदत है तो ज़्यादा टाइम लगे, वो इधर उधर तो देखते नहीं है। ऐसा नहीं है गाइस, टाइम देख के वक्त देख के सब चीज़ें बदल भी दिया करो, आदत भी डाल लो। अब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि 70 इसका मल्टीपल है ही नहीं। तो ठीक है, मैं कुछ और रास्ता निकालता हूँ। ये सही है, इससे आप पूरा करोगे आंसर आएगा। इट टेक्स लॉन्गर टाइम, मैं तो उसको एडवाइज नहीं करूँगा इतना टाइम लगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये मेरा जो है 125/9 और 4, तो ये मेरा आ जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटे वाले पाइप को टाइम लगता है 70 मिनट्स, तो स्मॉलेस्ट पाइप को लगता है 70 मिनट्स पूरा भरने में।
इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 मिनट के अंदर कितना फिल करेगा, ये 1 मिनट के अंदर फिल करेगा 1/70 वाला पार्ट, यस नो। तो जो सबसे छोटा पाइप है वो 1 मिनट के अंदर भरेगा 1/70, जो दूसरा वाला है वो 1/70 से ज़्यादा ही भरेगा, वो तो बड़ा पाइप है। कितना टाइम्स, तो उसके लिए आप ये कर लो 25/9 टाइम्स, क्योंकि डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये भरेगा 25/9 टाइम्स। और जो तीसरा वाला है वो 1/70 का कितना टाइम्स भरेगा, तो ये आ जाएगा मेरा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आ जाएगा 1/70 और ये मेरा आ जाएगा 25/630 और ये आ जाएगा 4/70। तो तीनों मिला के 1 मिनट में इतना भरेंगे, तो इसका जो LCM आएगा वो मेरा 630 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 + 25 + 36, 9 4 ज़ा, तो 36 + 9 45 + 70/630, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 1/9 आ जाएगा मेरा। यानी कि 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा ये 1/9, तो पूरा भरने में कितना लगेगा, 9 मिनट्स लगेंगे इसको। इज दैट क्लियर? दैट इज माई आंसर। तो ये फटाफट हो जाता है। At his usual rowing rate, Ajay can travel 12 miles downstream in a certain river in 6 hours, less than the same distance in upstream. ठीक है, अब पहले अपन सिर्फ इतनी चीज की इक्वेशन बना लो। एट हिज यूजुअल रोइंग रेट, मान लीजिए अजय का जो रोइंग रेट है वो x है और स्ट्रीम का रेट y है, तो वो क्वेश्चन में बोला कि 12 माइल वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा, तो टाइम कितना लगेगा, 12 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम में स्पीड x + y होती है, तो टाइम इतना लगेगा, और वही टाइम अप स्ट्रीम में लगेगा x - y। इज दैट क्लियर? अब 6 आवर्स लेस देन सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, यानी यहाँ पे 6 आवर्स कम लग रहे हैं, तो कैन आई से कि 12/x - y और 12/x + y, ये मेरा टाइम है अप स्ट्रीम वाला और ये डाउन स्ट्रीम वाला, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस मेरा 6 आवर्स है, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। यस नो? चलो अपन इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना कर सकते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की लैंग्वेज भी बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर LCM लेने के बजाय 12 ही कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा 1/x - y + 1/x + y, माइनस माइनस माइनस, सॉरी बीच में माइनस है, इज इक्वल टू कितना है, 6 है, तो इज इक्वल टू मेरा 6 हो गया, तो ये मेरा 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये 2 और LCM आ जाएगा मेरा x - y × x + y, तो ये मेरा आ जाएगा x + y - x - + y = 1, तो ये मेरा कैंसिल हो गया x से x, तो y + y 2y × 2, तो कितना हो जाएगा 2y² डिवाइडेड बाय x - y x + y, तो x² - y² = 1, तो ये मेरा हो जाएगा 2y² = x² - y², तो ये -y² = आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y² = x²। इज दैट क्लियर? तो एक रिलेशन मुझे मिल गया, देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, बट if he could double his usual rowing rate for the 24 miles round trip, the downstream 12 miles would take only 1 hour less than the upstream 12 miles. ओके, अब वो अपनी रोइंग रेट डबल कर देता, तो 12 माइल्स वो अप स्ट्रीम में जाता है, तो उसकी रेट डबल हो गई, स्पीड स्ट्रीम की वाई है, तो अप स्ट्रीम में तो माइनस लेऊंगा, और यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय ये मैं लूँगा 2x + y डाउन स्ट्रीम में, और अब की बार सिर्फ 1 घंटे का ही डिफरेंस आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो पूछा क्या है गाइस, क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी y निकालना है। फिर से मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा 1 ये आ जाएगा 1/2x - y - 1/2x + y, तो ये मेरा इज इक्वल टू 1 है, तो ये मेरा 12 और LCM में लेता हूँ मैं 2x - y और ये मेरा 2x + y इज इक्वल टू मेरा 1 है, तो ये मेरा 2x + y -2x - y 2x से 2x कैंसल, तो ये मेरा आ जाएगा y + y 2y का 12 से करेंगे तो 24y = ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 2x - y 2x + y, तो ये मेरा आ जाएगा 4x² - y²। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपना ये
4x², x² किसके इक्वल है, 3y² के, तो 4x² हो जाएगा मेरा 4 3 जा 12y² के इक्वल हो जाएगा। यस नो, इसी को मैं यहाँ इस्तेमाल कर लूँगा। तो 24y इक्वल टू 4x² इक्वल टू 12y², 12y² माइनस y², तो 11y², y से एक y कैंसल, तो मेरा y इक्वल टू आ गया 24/11। देखते हैं ऑप्शन है क्या इस तरह का। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी y निकालना है, तो मेरा आंसर आ रहा है 8/3, 7/3, 4/3। जस्ट अ मिनट, 24/11। कहीं कुछ मिस्टेक हुई हो तो एक बार सॉरी, ये 24y और ये 4x², 3y² इक्वल टू x²। जस्ट अ मिनट, ये 2 है, एक बार चेक कर लिया जाए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 12 अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ये हो गया 6 2 जा 2, ये कैंसिल होकर के 2y², y प्लस y, 2y इंटू 2, y प्लस y, 2y इंटू 2। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुई है, y प्लस y 2y, ये तो कैंसिल हो गया था x से x, 2y का 2 से इंटू करोगे तो 4y आएगा एग्जैक्टली। तो ये आ जाएगा मेरा 4y इक्वल अपॉन x² माइनस y² इक्वल टू 1। सो कैन आई से 4y इक्वल टू x² माइनस y²। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये तो आपका, ये हटा के मैं लिख देता हूँ 4y इक्वल टू x² माइनस y², तो मैं x² को लिख सकता हूँ 4y प्लस y² इक्वल टू x²। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये मेरा 4y प्लस y² किसके इक्वल हो गया, x² के। नो, अब ये यहाँ तक का सारा काम सही है। जस्ट अ मिनट, ये हटा दिया मैंने, इसको मैं वापस से लिख दूंगा, ये था हटा दिया। चलिए, अब इसको इस्तेमाल करना मेरे को यहाँ पर। यस गाइस, तो यहाँ पर इसको मेरे को यूज करना है। तो 24y इक्वल टू 24y इक्वल टू मेरा 4x², तो 4x² यानी इसका 4 टाइम्स करना है, तो 16y प्लस 4y² माइनस y², तो ये आ जाएगा 24y माइनस 16y इक्वल टू 4y² माइनस y², तो ये मेरा 3y² हो गया। तो ये 8y इक्वल टू हो गया 3y², y से एक y कैंसल, तो y इक्वल टू आ गया 8/3। ऑप्शन है क्या, 8/3, ये रहा डी ऑप्शन, दैट इज माय आंसर। इज दैट क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स इज सेम एज द सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, आपको 4 डिजिट नंबर का सम करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट का सम और लास्ट 2 डिजिट का सम सेम होना चाहिए। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, पहले तो 1 2 3 4, अपन इन दो का सम 1 लेके देखते हैं, इन दो का सम 1 लेके देखते हैं और केसेस बना के देखते हैं कितने आते हैं। 1 0 0 1 है ना, ये दो का सम 1, ये दो का सम 1। स्टार्ट में 0 ले नहीं सकते, तो 1 0 के साथ 1 0 ये ले लिया, बस 2 ही केस बने टोटल। अब ये 2 का सम, ये 2 का सम, अब की बार अपन 2 लेके देखते हैं इनको। तो 2 लेता हूं, तो मैं 2 0 के साथ 0 2, 2 0 के साथ 0 2, 2 0 1 1, कितने केस आए? इस अकेले के साथ 3 केस आए। तो ऐसे देखा जाए तो इन तीनों के साथ 9 केस हो जाने चाहिए, लेकिन 0 स्टार्ट में ले नहीं सकते, तो 2 0 के साथ ये 3 केस है, 2 0, तो 1 1 के साथ फिर 3 केस आएंगे, तो टोटल केसेस मेरे 6 हो जाएंगे। आप चाहो तो लिख भी सकते हो 2 0 2 0 2 0, 2 0 के साथ हो गए सारे, 1 1 के साथ तीनों, 1 1 के साथ 0 2, 1 1 के साथ 2 0, 1 1 के साथ 1 1, तो टोटल 6 केसेस हो गए ये सब मिला करके। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर फंडा थोड़ा सा ये है, आप चाहें तो उसे डिटेल में एनालाइज कर लेना, कि जब मैं सम 1 लाना चाह रहा था फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट का, तो मेरे केसेस आए 2। जब मैं 2 सम लाना चाह रहा था
तो केसेस आए मेरे 6। तो ये 2 का मतलब 1 इंटू 2, 6 का मतलब 2 इंटू 3। और जब सम में 3 लाना चाह रहा था तो केसेस आएंगे मेरे या 1 इंटू 2 या 2 इंटू 3 है, तो जब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 इंटू 4 आएगा। और ऐसे करते करते ये 9 तक चलेगा, 9 इंटू 10। इज दैट क्लियर? अब इन सब का अपने को सम करना है। ये तो हो गया मेरा 9 तक। अब सम 9 से ज़्यादा भी आ सकता है, तो सम यदि मैं 10 लेना चाहता हूँ सपोज, तो उसके भी केसेस अपन काउंट कर लेते हैं। सपोज सम 10 लेता हूँ, तो ये 2 का सम 10, ये 2 का सम 10। यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी बदलती है। तो 10 सम लाने के लिए 9 1 एक केस ले रहा हूँ मैं, 9 1 के साथ 9 1, 9 1 के साथ 1 9, 8 2, 2 8, 7 3, 3 7, 6 4, 4 6, 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो जीरो तो कहीं आ ही नहीं रहा है, सम 10 आएगा तो जीरो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब इसके साथ 9 केसेस है, तो इसके साथ भी 9, इसके साथ भी 9, तो 9 9 जा कितने केस आएंगे? 81। तो यानी कि सम जब आपको 10 लाना हो तो केसेस आएंगे 81। 9 स्क्वायर लिख दूं चलेगा। इसी तरह से सम आपको जब 11 लाना हो तो केसेस आएंगे 8 स्क्वायर, भले आप करके देख लेना। 12 लाना हो तो 7 स्क्वायर, 13 लाना हो तो 6 स्क्वायर। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 1 स्क्वायर तक। तो अल्टीमेटली आपको एक तो ये वाला सम करना है 1 स्क्वायर से 9 स्क्वायर तक का। इसका भी फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n कितना है यहाँ पर? 9। तो 9 इंटू 10 इंटू 9 2 जा 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाई 6। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 इंटू 19। तो 19 5 जा 95, 19 1 जा 19, ऐसे ही सिखाया था। ये 5 यहाँ ले लो, 9 को इसमें ऐड करो तो 28, 285 केसेस तो ये आ गए। और वो पीछे वाले वो भी ऐड करना है, 9 तक ऐसे चलेगा क्योंकि उसमें जीरो भी आता है, तो इसका स्टाइल अलग रहेगा कैलकुलेट करने का। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 कहाँ तक जाना? 9 इंटू 10 तक। तो इसको यहीं लिख लेते हैं। 1 2 जा कितना? 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, 7 8 जा 56, 8 9 जा 72, 9 10 जा 90। इनका सम करो। $320 आ रहा है। तो 320 केसेस तो ये आ गए और 285 केसेस वो आ गए, तो टोटल 605 केसेस आ गए। इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय टोटल 4 डिजिट के नंबर। ये तो अपने फेवरेबल केसेस है। प्रोबेबिलिटी पूछी कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विद, ओके तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मुझे लगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है तो टोटल केसेस अपॉन में आ जाते, पर ये तो सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, काउंटिंग का क्वेश्चन है। तो आंसर इज 605। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिएगा, अब ये हो गया मेरा लेट मी, चलिए ठीक है नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। In a bag there are 3 types of coins, 1 rupee coin, 2 rupee coin, 5 rupee coin. Total coins है 40 और total money है 148. If each type of coin is not less than 7, then how many coins are there of rupees 5? ठीक है, तो 5 रुपए वाले कॉइन कितने होंगे? ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपने किए होंगे कहीं तो भी, रेशो प्रोपोर्शन या इक्वेशन में। तो तीनों के टोटल कॉइन में मान लेता हूँ x प्लस वाई, एक्स कॉइन मान लो 1 रुपये वाले हैं, 2 रुपये वाले वाई कॉइन है, 3 रुपये वाले जेड कॉइन है। तो तीनों का जो सम है वो दे रखा 40 और जो मनी वैल्यू है वो दे रखी है 148। यानी एक्स प्लस ये 2 रुपये के कॉइन है तो मनी वैल्यू इतनी हो गई, 5 रुपये के कॉइन है तो मनी वैल्यू इतनी हो गई, और ये टोटल मेरा हो गया 148। ठीक है, तब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। माइनस माइनस कुछ तो करें, सॉल्व कर लेते हैं। कैंसल, 2y में से y गया तो y बचा, 5z में से z गया तो 4z बचा, और इसमें से ये गया तो ये 80108। तो कैन आई से y इक्वल टू 108 माइनस 4z, ये एक रिलेशन मेरे को मिल गया।
तो मैं जैसे 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 z लेता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे y मिलता जाएगा। तो y इक्वल टू 108 माइनस 4z, एक्स वाई जेड। तो यदि मैं z को 1 लेता हूं तो मेरा y कितना होगा? 108 माइनस 4, 104 y, यानी कि 104 कॉइन्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने तो कॉइन ही नहीं है अपने पास, तो मैं 1 ले ही नहीं सकता। z का वैल्यू कॉइन है ही 40। तो यदि मैं इसको 2 लेता हूँ तो 8 जाएगा, तो 100 हो ही नहीं सकता ये भी किसी हालत में। 3 लेता हूँ तो 3 4 12 नहीं हो सकता, 12 जाएगा 108 में से। वैसे भी देखो आपको ये बोला है कि हर टाइप के कॉइन, ईच टाइप ऑफ कॉइन इज नॉट लेस देन 10। तो अपन ट्राई ही क्यों कर रहे हैं? 7 से नॉट लेस देन 7 बोला है ना, तो अपन 7 से कम ट्राई ही क्यों कर रहे हैं? 7 से ही ट्राई करते हैं लेना। तो 7 4 28, तो 104 में से गया, 108 में से गया 28, 7 4 28, तो ये 0 80 आ रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं कि 80 कॉइन ये वाले हों, टोटल कॉइन ही 40 है। चलो तो ये 7 नहीं लेकर के मैं 8 लेकर देखता हूँ। तो 8 4 32, 108 में से गया 32, तो भी नहीं होगा ना। एक जंप लगा लें क्या? 10 4 40, 60, 10 10 10। तो इसके अंदर आपको करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी गाइस। तो यहां पर मेरे को, अब देखो यहां पर मैं z को छोटे छोटे नंबर क्यों ले, क्यों ना मैं एक जंप लगा लूं? यस नो, y इक्वल टू 108 माइनस 4z, जस्ट अ मिनट, y इक्वल टू 108 माइनस 4z। तो सपोज करो मैं z का वैल्यू लेता हूं, सीधा मैंने 20 ले लिया, सपोज एक्स वाई जेड। तो z का मैंने सपोज 20 ले लिया, तो 24 जा कितना हो गया? 80। तो ये 80 इसमें से माइनस करूंगा मैं, तो कितना बचेगा? 28। तो ये भी नहीं हो सकता, 20 प्लस 28 48, तो यही हो गया। कॉइन ही मेरे पास कितने हैं? तो मेरे को एकदम बड़ा नंबर, जितना मैं उल्टा, चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर में क्या ले सकता हूँ, इस तरह का अप्रोच करो फटाफट। चलिए तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे बड़ा नंबर में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेने का ट्राई करूँ? z का वैल्यू 108 माइनस 4z, 27 4 108 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं इसको 27 ले लूँ। यदि मैं इसको 27 ले लेता हूँ तो ये मेरा 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 27 4 108 माइनस 108 0, y 0, ये 27 और ये 0 है, तो बचा कुछ 13, क्योंकि टोटल इन सबका 40 आना चाहिए। 40 कॉइन्स है टोटल। इज दैट क्लियर? चलिए अब 27 लिया मैंने, 27 से ज़्यादा मैं ले नहीं सकता, रिवर्स चल लेता हूँ मैं। 26 4 कितना? 26 4 104, 104, तो बचा कितना? ये 4, तो 26 और 4 30, तो ये 10 बचेगा मेरा। इज दैट क्लियर? ये मैं कैसे लेता जाता हूँ, 25 लेके देखते हैं एक बार। तो 25 का 4 गुना 100, तो ये बचा 8, 33, तो ये बचेगा मेरा 7। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको 27 26 25 24 लेके देखता हूँ। 24 4 96, तो ये बचा 12, तो 24 34 36, तो ये बचा मेरा 4। तो अब तो मेरे और कम आने लग गए। ये केस पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि कम से कम 7 है हर एक, तो ये केस ले नहीं सकता। कम से कम 7 है, तो ये 4 है, तो ये मेरा चलेगा नहीं, ये मेरा चलेगा नहीं। और आगे आने वाले, यदि मैं 23 लेता हूँ तो 23 4 92, 92 तो 8 और 8 16, ये बचा, ये 1 बचेगा, तो ये तो और कम आने लगे, ये भी नहीं चलेगा। एक ही केस पॉसिबल है, ये वाला। अब उन्होंने क्या पूछा है? कितने रुपए वाले कॉइन? 5 रुपए वाले। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 5 रुपी कॉइन? तो 5 रुपी वाले कॉइन कितने पॉसिबल? एक ही केस पॉसिबल है, तो ये 5 रुपी वाले कॉइन कितने होंगे? 25। सो माई आंसर इज 25। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना है, अपनी अप्रोच को प्रैक्टिस करके तैयार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे, कम से कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।